हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील आपका एक बार फिर से एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और मैं आप लोगों के साथ जुड़ ही रहा हूं और ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और हमारा यानी कि मेरा और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जल्दी से अपने टॉपिक पर आते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये रिक्वेस्ट कर लो। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड का ही ये एक अंतिम टॉपिक है। और एग्जाम के माध्यम से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट भी है। और यही मैं आज लेकर के आया हूँ। कुछ लिखा है, बाकी मैं समझाऊंगा आपको। कुछ ट्रिक हैं उनके माध्यम से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले विश्व युद्ध के बाद जब 1920 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने उछाल मारा, हेनरी फोर्ड को मैंने आपको बताया पिछली बार कि जब उन्होंने डेट्रॉयट में कंपनी लगाई तो उन्होंने बृहत उत्पादन पर बल दिया। किस पर दिया? बृहत उत्पादन पर ये बल दिया। और उन्होंने डेट्रॉयट में कार कंपनी खोली और उसमें एक असेंबली लाइन लगाई और उस पर एक कन्वेयर बेल्ट चलता था जिस पर पूरी की पूरी जो है गाड़ी असेंबल होकर के कंपनी से निकलती थी। काम बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था। ओके, तो बृहत उत्पादन शुरू हुआ। लेकिन बृहत उत्पादन से जुड़ी हुई एक चीज और है, बृहत पैमाने पर उसका उपभोग भी तो होना चाहिए। बिना यूज के तो फिर जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो तो फिर स्टॉक हो जाएगा, फिर मंदी का दौर शुरू हो जाएगा ना। तो इसे बिकना भी तो चाहिए। तो इसके लिए ये प्लान बनाया गया कि अगर ये हो रहा है, ये मतलब कि बृहत उत्पादन, तो इसके लिए क्या जरूरी था? बृहत उपभोग, बृहत उपभोग। ये लेकिन बृहत उपभोग कब संभव हो सकता था? जब लोगों को पूर्ण रोजगार मिले, जब लोगों को पूर्ण रोजगार मिले, जब लोगों को पूर्ण रोजगार मिले। ओके, पूर्ण रोजगार मिले, लेकिन रोजगार ऐसा हो जो कि स्थायी हो। ओके, स्थायी हो और जो इनकम हो वो ज्यादा हो, आय अधिक, आय अधिक होनी चाहिए। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पीछे छिपा हुआ तथ्य यही था कि जब बृहत उत्पादन हो रहा है तो बृहत उपभोग भी तो होना चाहिए। और बृहत उपभोग कब संभव होगा? जब पूर्ण रोजगार होगा, लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा और ऐसा रोजगार जिसमें आय अधिक हो। तो पहला तो ये बनता है बिंदु की ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्यों हुआ। तो पहला है ये कारण, इसके वजह से ना। और दूसरा रीजन क्या है? आते हैं इधर। दूसरा रीजन क्या है कि पूर्ण रोजगार, कि पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए जरूरत किस चीज की थी? जरूरत इस चीज की थी कि सरकार को वस्तुओं, पूंजी और श्रम, इन तीन चीजों की आवाजाही पर और इन तीनों चीजों की आवाजाही को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त हो। किसको? गवर्नमेंट को। ओके, तो दूसरा तथ्य ये निकल के आता है, यानी कि सरकार को पावर मिलनी चाहिए इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। हम तभी ऐसा कर पाएंगे और तभी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो तरक्की कर पाएंगी। ओके, तो आगे आगे ऐसे काम होता चला गया।
तो दो रीजन बनते हैं, आप लोग को याद कर लेना है। वृहद उपभोग होना चाहिए, रोजगार मिले, वो भी स्थायी मिले और अधिक इनकम वाला। उसके बाद दूसरा था कि पूर्ण रोजगार और स्थायी रोजगार बनाए रखने के लिए जरूरत किस बात की थी कि सरकार को ध्यान रखेगा, सरकार को वस्तुओं, पूंजी और श्रम को नियंत्रित करने की ताकत होनी चाहिए, उसको पावर मिलनी चाहिए इसकी इसके आयात और निर्यात पर। ओके, तो इसी फ्रेमवर्क पर यही था फ्रेमवर्क। ओके, इस फ्रेमवर्क में था क्या? इस फ्रेमवर्क में था ये, इन दोनों का अगर हम एक निचोड़ निकाले, ओके, तो क्या निकलता है? पहला है आर्थिक स्थिरता। ओके, आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार, यही फ्रेमवर्क था जिस पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। ओके, अब इसी पर बात करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, सभी को पता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट पड़ता है न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर, ध्यान रखना है, वहीं पर है ब्रेटन वुड्स। क्या चीज? ब्रेटन वुड्स। आप लोग को ध्यान रखना है, एक्सक्यूज मी, थोड़ा मिस्टेक है यहां पर, ब्रेटन वुड्स, यहीं पर इसकी बैठक हुई 1944 में। ध्यान रखिएगा, 1944 में यूएसए के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड में इसके लिए एक बैठक होती है। और इस बैठक को एक नाम हम ये भी दे सकते हैं, कह सकते हैं ये एक प्रकार का एग्रीमेंट था। क्या था? एग्रीमेंट। ओके, तो ये एग्रीमेंट था जिस पर ये बैठक हुई। इस बैठक को हम एक नाम और भी दे सकते हैं, जैसा आप देख रहे हो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को हम एक नाम और भी दे सकते हैं, और वो नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन, ये नाम इसको हम दे सकते हैं। ओके, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का एक नाम ये भी हो सकता है, इसी के नाम से आ जाए क्वेश्चन। तो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन, ये नाम दिया गया इसको, है ना। इसके बाद जब ये बैठक शुरू होती है तो इसके कौन कौन से मेंबर हैं, आप लोग को ये भी इस बात का भी ध्यान रखना है। कौन कौन था इसका मेंबर? इसका मेंबर था पहला यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा था ऑस्ट्रेलिया, तीसरा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। इस बात का ध्यान रखना है आपको। यूरोपियन कंट्रीज, ओके, तो यूरोपियन कंट्रीज, ओके, तो अब देखा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न
यूरोपियन कंट्रीज। ओके, इसके बाद एक नाम और लिख लेंगे आप लोग, जापान। ये इन देशों ने मिलकर के ये बैठक की थी और यहां पर यही निष्कर्ष निकाला गया ब्रेटन वुड्स पर कि किस प्रकार से हमको संयुक्त राष्ट्र यानी कि इन सारों लोगों को मिलकर के आपस में जो उनका व्यापार है, जो ये लोग आपस में व्यापार ये करेंगे, जो उसमें लाभ होगा जो घाटा होगा उसको किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से कंट्रोल करना है। तो इन लोगों के बीच में ये बात हुई। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इन लोगों ने बैठक की। ओके, उसके बाद आपने ये देख रहे हो वेस्टर्न यूरोपियन। वेस्टर्न यूरोपियन नाम क्यों आया? वेस्टर्न यूरोपियन नाम इसलिए आया, मैं थोड़ा आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूं। जैसे ये मान लो यूरोप है, लेकिन यूरोप को शीत युद्ध के समय में दो भागों में बांट दिया गया था, साम्यवादी और पूंजीवादी। ओके, साम्यवादी और पूंजीवादी। पूंजीवादी का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, का नेतृत्व कर रहा था। और साम्यवादी किसका नेतृत्व कर रहा था? यानी कि साम्यवादी का नेतृत्व, इस विचारधारा का जो नेतृत्व है वो सोवियत संघ कर रहा था। ओके, उसके बाद जो वेस्टर्न यूरोपियन मैंने नाम बताया, आप लोग को ध्यान करना है, ये फैक्ट है कि यूरोप को दो भागों में बांटा गया था, एक था ये ईस्टर्न और एक था ये वेस्टर्न। पूंजीवादी प्रभाव में कौन कौन से देश थे यह मैं आपको बताता हूं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पश्चिमी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड एंड इटली, स्पेन, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड, और इधर अमेरिका के दो देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और खुद कनाडा। इन सारे देशों का ये एक कह सकते हो सम्मेलन था, आपस में व्यापार को बनाए रखना। एक चीज छिपा तथ्य ये भी हो सकता है कि जो साम्यवादी विचारों से प्रभावित देश वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था इस सम्मेलन में, ये अपने लोगों के लिए बनाया गया था, इन आपस में लोगों के लिए। तो जब सोवियत संघ में दिक्कतें पैदा हुई, जब सोवियत संघ कमजोर पड़ गया और चीन में 1949 में जब क्रांति हुई तो चीन की भी अर्थव्यवस्था जो है घाटे में जाने लगी थी। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि चीन की अर्थव्यवस्था वैसे भी बहुत ज्यादा है ना, आज भी है। तो अब क्या होता है कि शीत युद्ध काल में भी, जो कि 1945 से स्टार्ट होता है, उसके बाद विश्व अर्थव्यवस्था में वो सुधार नहीं आ पा रहा था। तो इसके लिए इन देशों ने अब ये प्लान बनाया कि कैसे हमको अब अपने व्यापार को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये तो खुद में ही संपन्न देश हैं, इनकी तो आवश्यकताएं वैसे भी पूरी हो गई हैं, तो उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है तो उनके लिए तो मार्केट बहुत जरूरी है। तो उस मार्केट के लिए जरूरी था कि अब विकासशील देशों के ऊपर फोकस किया जाए। ओके, तो इसी का फायदा लेते हुए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, मल्टीनेशनल कंपनियां थी, जैसे अमेरिका की कंपनी या ये कनाडा की कंपनी, ब्रिटेन की, अब इन लोगों ने जो है प्रभाव या व्यापार जो करने का प्लान बनाया वो साम्यवादी विचारधारा वाले देशों पर, हमारे मतलब कि देश में भी यानी कि समाजवादी विचारधारा, ये साम्यवादी विचारधारा है। तो अब चीन पर भी फोकस किया गया, वहां पर भी बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने अपने केंद्र खोले और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि चीन किस प्रकार से ग्रो कर रहा है। चीन के जो प्रोडक्ट होते हैं आप देखते ही हो कितने अच्छे बनते हैं। तो ये सब जो है इन देशों का ही प्रभाव है जो वहां पर निवेश कर रहे हैं। निवेश करने का रीजन ये है क्योंकि ये बड़ा मार्केट है, हम विकासशील देश लोग उन विकसित देशों के लिए एक बड़ी मार्केट है। तो
जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि हेलीपोर्ट कर रहे थे, जैसे आज वर्तमान में इतना बड़ा जो प्रोडक्शन ये हो रहा है, ये कहाँ खपे, कहाँ पर इसको जो है यूज करवाना है लोगों से। तो इसके लिए इन देशों ने अब चीन पर निवेश करना शुरू कर दिया और आज चीन एक पूरे एशिया महाद्वीप में ताकत के रूप में उभर रहा है व्यापार के द्वारा। और अब तो साम्राज्यवादी रुख भी उसने अपना लिया है। सबसे बड़ी बात थी उन कंपनियों के लिए यहां पर सस्ता लेबर आसानी से उपलब्ध हो रहा था, क्योंकि आबादी के मामले में वैसे भी बहुत आगे है ना। तो इस प्रकार से आगे चल करके ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जब ये विचारधाराएं बढ़ गई, शीत युद्ध काल में भी जब मंदी आई गई, तो उससे उब करके 1971 में डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता को खत्म कर दिया अमेरिका ने, और उसको एक फिएट करेंसी, फिएट मुद्रा घोषित कर दिया, जिसका मतलब होता है वह मुद्रा जो किसी भी वस्तु सोना और चांदी, जैसे सोना और चांदी से समर्थित ना हो। इस प्रकार से 1973 तक आते आते ये ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट स्वतः समाप्त हो गया। कब? 1973 में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मैंने बता दिया है, बृहत उपभोग, पूर्ण रोजगार, स्थायी व भी अधिक इनकम, पूर्ण रोजगार के लिए सरकार को चाहिए तक वस्तुओं, पूंजी, श्रम पर उसको कंट्रोल मिलना चाहिए। इसी फ्रेमवर्क पर की आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए, पूर्ण रोजगार होना चाहिए। उस पर ये यूएसए के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड में 1944 में एक एग्रीमेंट होता है, जिसका एक नाम ये भी हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन। ओके, और इसी में इन देशों का मुख्य भूमिका थी, कह सकते हो। जैसा कि आप लोग पढ़ोगे सिविक्स में कि पृथ्वी दो ध्रुवीय थी, वाकई में दो ध्रुवीय थी, पूंजीवादी, साम्यवादी। तो इन पूंजीवादी देशों ने ही आपस के व्यापार को मेंटेन करने के लिए ये समझौता किया था। उसके बाद भी जब ये बात नहीं बनी, तो इनको मजबूरन पूंजीवादी देशों को पूर्व की ओर ध्यान देना पड़ा। ओके, और धीरे धीरे करके जब ये वैश्विक अर्थव्यवस्था, एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया, तो ये सम्मेलन या ये एग्रीमेंट 1973 में स्वतः खत्म हो गया, जब डॉलर की सोने में परिवर्तनीयता खत्म कर दी गई। तो ये था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो टॉपिक समझ में ना आया करे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करो, या आपको लगता है कि इस पर वीडियो बनना चाहिए तो मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। कमेंट हो सके, जितना हो सके उतना ज्यादा करिए, और पूरा वीडियो A to Z देखिए, तभी समझ में आता है। ओके, तो याद रखना है आपको, ये 2 पॉइंट्स कहां पर हुआ, न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ। लेकिन मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं कि आप लोग बता सकते हैं कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में या एग्रीमेंट में 2 संस्थाएं जन्म लेती हैं, बता सकते हो आप लोग? वो है IMF और वर्ल्ड बैंक। ओके, लिख देता हूं आप लोग के लिए, थोड़ा और जानकारी आपको दे देते हैं हम। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके, और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। ओके, तो आप लोग को ये भी लिख लेना है, एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ओके, और इन दोनों की स्थापना जो है इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ही हुई थी। और इन दोनों का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन में। ध्यान रखना है, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। ओके, वाशिंगटन DC, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये। वाशिंगटन DC में ही
ये दोनों इनके जो हैं हेड ऑफिस हैं। और ये भी एक प्रश्न बनता है, हो सकता है कि आए ही कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतान किसको कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जुड़वा संतान। मैं यहां पर लिखे देता हूं जुड़वा संतान, जुड़वा संतान। तो एक क्वेश्चन बन गया कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतान किसको कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, जुड़वा संतान किसको कहा जाता है? तो वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड वर्ल्ड बैंक। वाशिंगटन डीसी में इन सबका मुख्यालय है। तो इस प्रकार से आपने देखा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, क्या कारण थे, किस फ्रेमवर्क पर, कहां, और जुड़वा संतान किसको कहा गया, इसका क्या परिणाम हुआ। ओके, ये सारा मैंने इसमें आप लोग को बता दिया। कौन कौन से देश थे आपको ये भी ध्यान रखना है इस सम्मेलन में, और कब खत्म हुआ ये सम्मेलन, कब एग्रीमेंट ये समाप्त हुआ, ये भी आप लोग को नोट आउट कर लेना है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो कमियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, या आपको लगता है कि यहां पर ये होना चाहिए था, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।